गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 का भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 1 संसाधन एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ से इस पाठ में से कुछ पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं। उसके आगे के लिए ये मतलब पार्ट 2 का ये वीडियो बना है। इससे पहले एक वीडियो आप लोग को भेजा जा चुका है, ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग पहले पार्ट में हम लोग पढ़े थे संसाधन के प्रकार। अब संसाधन के प्रकार के बाद आप लोग को इस दूसरे पार्ट में पढ़ना है संसाधनों का विकास, यानी कि संसाधन के विकास के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं कि संसाधन का विकास कैसे होता है। इसमें पहला हेडिंग दिया गया आपको संसाधनों का विकास। संसाधन प्रकृति की देन है, परंतु मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। संसाधन जो है वो प्रकृति की देन है और इसका मानव के द्वारा अंधाधुंध उपयोग किया जाने से कई समस्याएं उत्पन्न हुई है। जैसे कुछ व्यक्तियों की लालच से संसाधनों का ह्रास हुआ है। पहली समस्या है कि कुछ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए संसाधनों का ह्रास करते हैं, जिससे हमारे प्रकृति पर इसका गलत असर जाता है। अगला है असमान संसाधन वितरण, जिसके कारण कुछ विशेष लोगों के हाथ में संसाधनों का संचय हो गया, जिनके कारण समाज संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन दो वर्गों में बट गया। दूसरा समस्या ये है कि कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ लोगों को नहीं मिले। इससे क्या हुआ कि हमारा जो समाज था वो दो वर्गों में बट गया। एक संसाधन संपन्न यानी कि अमीर, और दूसरा जो है संसाधन विहीन यानी कि गरीब, यानी कि अमीर और गरीब दो वर्गों में हमारा समाज बट गया। इसके बाद है संसाधनों के शोषण से ओजोन परत में छेद यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। यानी कि संसाधनों का गलत उपयोग या उसके शोषण से हमारे प्रकृति में बहुत ह्रास हो रहा है, जिससे कि ओजोन परत में छेद और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि संसाधनों का समाज में न्याय संगत वितरण मानव के जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए अति आवश्यक है। अतः उचित योजना के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि संसाधन का जो वितरण है उसको एक योजना के तहत हम समाज में वितरित करें और उसको वैश्विक स्तर पर शांति के लिए यह अति आवश्यक है, जिससे कि हमारे वैश्विक स्तर पर इसका कोई क्षति न हो। इसलिए उचित योजना के माध्यम से इसको प्राप्त किया जा सकता है। अब अगला हेडिंग है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास वह विकास है जिससे हम विकास तो करें लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास है जिससे कि हम विकास तो करें लेकिन बिना पर्यावरण को नुकसान
पहुंचाए। इसके बाद अगला है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, यानी कि जो भी विकास हो वो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। आगे सतत पोषणीय विकास इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सके, क्योंकि संसाधन के क्षति होने से, उसका दुरुपयोग होने से हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो संसाधन का उचित प्रयोग नहीं कर पाएंगी और उनके लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए संसाधन का योजना के तहत, नियम के तहत उसका विकास होना चाहिए और उसका प्रयोग होना चाहिए। अगला हेडिंग है रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि रियो सम्मेलन को ही पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। यह सम्मेलन सर्वप्रथम ब्राजील के शहर रियो में जून 1992 में किया गया था। रियो सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील के शहर रियो में। कब हुआ था? 1992 में किया गया था। इसको रियो सम्मेलन इसलिए कहते हैं कि ये ब्राजील के शहर रियो सम्मेलन में आयोजित किया गया था और इसमें बहुत सारे नेता आए और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजन किया। उसमें से कुछ मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे थे। अगला इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर सहमति प्रदान की गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। अब है एजेंडा 21। यह कौन सा एजेंडा है इसके बारे में देखते हैं। यह एक घोषणा थी जिसमें यह कहा गया कि सतत विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एजेंडा 21 में यह कहा गया कि सतत विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि संसाधनों का लिमिटेड प्रयोग किया जाना चाहिए और अगर विकास करना है तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए करना चाहिए। यह घोषणा भी 1992 में यूएनओ का एक सम्मेलन हुआ था जिसे कहते हैं UNCEP। यहाँ पर एक घोषणा की गई और कहा गया कि सतत विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उसमें उसका संसाधन का प्रयोग लिमिटेड होना चाहिए जिससे कि विकास हो सके और पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंच सके। अगला हेडिंग है आपका भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता, यानी कि भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता को निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं, लेकिन तकनीकी और संस्थागत समर्थन की कमी है। अब नियोजन जो है, भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता तो है, लेकिन झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे प्रांतों में खनिज और कोयले की प्रचुर मात्रा में भंडार है, लेकिन तकनीकी और संस्थागत समर्थन की कमी है, यानी कि टेक्नोलॉजी की
कमी है और बिना टेक्नोलॉजी के हम संसाधन का उचित रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो हमारे लिए लाभकर सिद्ध नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुरता है, परंतु यहाँ आधारभूत विकास अर्थात मूल विकास की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में भी जल संसाधन के प्रचुरता होने के बाद वहाँ उसके लिए कोई उचित टेक्नोलॉजी नहीं है उसका, इसलिए वहाँ उसका मूल विकास संभव नहीं हो पाता है। अगला हेडिंग है संसाधन नियोजन की प्रक्रिया। अब संसाधन नियोजन की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में जानते हैं। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को संसाधनों की प्लानिंग करना कहते हैं, यानी कि नियोजन की प्रक्रिया को संसाधनों की प्लानिंग करना, यानी कि जब तक उसके बारे में हम प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में हम अच्छे से उसका सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लानिंग हमको किस ढंग से कैसे करनी चाहिए। कि प्लानिंग इस प्रकार करनी चाहिए कि हमें संसाधनों की पहचान कैसे करनी है, पहचान कैसे करनी है कि वह नवीकरण संसाधन है या अनवीकरण। जब तक हम संसाधन के बारे में नहीं जानेंगे कि वो हमारा संसाधन जो है वो नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है, तब तक हम उसके बारे में उचित प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद हमें संसाधनों की लिस्ट बनानी चाहिए, लिस्ट बनानी होगी। उसके बाद हमें उसका मानचित्र बनाना होगा कि पूरे देश में वो कौन सी जगह पर पाया जाता है। तो संसाधनों के बारे में जब प्लानिंग करेंगे तो हमको एक लिस्ट तैयार करनी होगी और उसके बारे में यह पता लगाना पड़ेगा, मानचित्र बनाना पड़ेगा कि पूरे देश में हमें कौन कौन से जगह पर संसाधन मिल सकता है, और उसके अनुसार प्लानिंग के द्वारा ही संसाधनों का नियोजन या उसका प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आगे है, सबसे पहले तो हमें संसाधनों की पहचान करनी होगी कि वह नवीकरणीय है या अनवीकरणीय। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल होना चाहिए। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल होना चाहिए, क्योंकि बिना तालमेल का कुछ संभव नहीं है। इस तालमेल का मतलब यह है कि अगर हमें देश का विकास करना है और देश के विकास के नाम पर हम संसाधनों का अंधाधुंध शोषण करते हैं तो इससे देश का तो विकास हो जाएगा, लेकिन संसाधन जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमें प्लानिंग करनी है तो हमें लिमिटेड प्रयोग करना है और देश के विकास में और संसाधनों के विकास में तालमेल बनाकर रखना है। ठीक है, क्योंकि जब तक तालमेल नहीं बनेगा तो एक तरफ विकास तो होगा लेकिन दूसरी तरफ से हमारे संसाधन खत्म हो जाएंगे, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को वो संसाधन उचित मात्रा में नहीं मिल पाएंगे या बिल्कुल ही नहीं मिल पाएंगे। अब आगे है संसाधन और उपनिवेश। संसाधन और उपनिवेश। संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं, यानी कि संसाधन संपन्न जो देश हैं वो विदेशी उपनिवेशकारियों के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी उपनिवेशकारी देश ने बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, यानी कि जो ये उपनिवेश काल है यानी कि अंग्रेजों के टाइम का है, जब हम गुलाम थे। वो हमें क्या बताता है कि संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणकारियों का मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। जैसे कई ऐसे छोटे देश थे जिनके पास संसाधन तो बहुत सारे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी है, जिससे वो अपना विकास नहीं कर पाए। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि
अंग्रेजों के पास तो थी टेक्नोलॉजी, यानी कि अंग्रेजों के पास क्या थी? टेक्नोलॉजी। उन्होंने उन देशों को गुलाम बनाया और टेक्नोलॉजी के सहारे उन देशों का शोषण किया। ठीक है, यानी संसाधन तभी किसी देश का विकास कर सकते हैं जब उस देश के पास टेक्नोलॉजी होगी, अन्यथा वो संसाधन उस देश का विकास नहीं कर सकते हैं। यानी कि संसाधन हमारे लिए तभी लाभकर सिद्ध होंगे, उससे हम अपना तभी विकास कर सकते हैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी। इसीलिए अंग्रेजों ने जो गुलाम बनाया था छोटे छोटे देशों को और उनके संसाधनों का शोषण करके अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी। अब आगे है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, संरक्षण मतलब उसका रख रखाव। विकास के क्रम में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण एवं उनका विवेकपूर्ण उपयोग अति आवश्यक है। यानी कि विकास के क्रम में जब भी हम अपना विकास कर रहे होते हैं तो हमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण एवं उनका विवेकपूर्ण उपयोग अति आवश्यक है। यानी जब तक हम उसके बारे में उसका रख रखाव नहीं करेंगे, उसका अपने बुद्धिमानी के साथ उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम संसाधन का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। वर्ष 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत विकास की अवधारणा को उचित बताया गया। यानी कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से समस्याएं पैदा हो रही हैं, जैसे पर्यावरण समस्या, आर्थिक समस्या। जैसे पहले आपको बताया गया है कि गरीब और अमीर में बट गया समाज, यानी कि इस संसाधन संरक्षण के अभाव में ही जो हमारा समाज था वो गरीब और अमीर दो वर्गों में बट गया। तो इसमें संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सके। इसलिए ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया और इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए सतत विकास की अवधारणा को उचित बताया गया। इसमें गांधी जी का भी एक विचार बताया गया है। गांधी जी के अनुसार, यानी गांधी जी कहते हैं कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। यानी कि संसाधन का उपयोग होना चाहिए, लेकिन वो केवल अपनी ज़रूरत के अनुसार, ज़रूरत से अधिक होगा यानी कि संसाधन का दुरुपयोग होगा और उससे समाज में भी उसका गलत असर जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इससे संबंधित कुछ गृह कार्य आपको दिया जा रहा है। उस गृह कार्य को आप लोग अच्छे से करेंगे। जो भी टॉपिक इसमें आपको बताया गया है उसी से रिलेटेड गृह कार्य है। पहला प्रश्न है संसाधन से क्या तात्पर्य है। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तीसरा है भंडार से क्या आशय है। यानी कि 3 प्रश्न तो हमको लग रहा है कि आपको पिछले वीडियो में भी आपको ये होमवर्क में दिया गया था। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिख लिए होंगे। अब इसमें 2 और प्रश्न हम बढ़ा रहे हैं कि विकसित संसाधनों के कोई 2 उदाहरण बताइए। विकसित संसाधन के कौन कौन से उदाहरण हैं उसका कोई 2 उदाहरण बताइए। उसके बाद है
संसाधन संरक्षण के पक्ष में गांधी जी ने क्या मत दिया? संसाधन संरक्षण के पक्ष में गांधी जी ने क्या मत दिया, इसके बारे में आपको लिखना है, जैसा कि अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड पहले बताया हूँ। ठीक है, इसको आप अपने बुक के हेल्प से इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।